Good morning, students. Today we have worksheet number 55, subject English, class 10th. Today we have extracts from the poem, The Ball poem, composed by John Berryman. And here we can see the two stanzas. I told you about the poem earlier. Today once again we will revise in very short. मैंने आपको पोएम के बारे में बताया था, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में. We know that a boy loses a ball in the poem and he is very upset. He is surrounded by the sorrow. He could not understand what to do. When he was playing with his ball, suddenly the ball skipped away from his hand and it went down into the harbor or river. इस पोएम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बच्चा, लिटिल बॉय, जो अपने बॉल के साथ खेल रहा है, उसके हाथ से बॉल छूट जाती है और नियर बाई जो रिवर और हार्बर है वहाँ चली जाती है. वो बहुत परेशान है, उसे समझ में नहीं आता हाउ टू गेट हिज लॉस्ट बॉल, कि कैसे वो अपनी खोई हुई बॉल को वापस लाए. बहुत उदास है, होपलेस है, पेंसिव है. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. नई बॉल वो खरीद सकता है. And there is poet who is watching all these happenings and he speaks himself. वहाँ पोएट भी खड़ा है जो इन सारी घटनाओं को देख रहा है. वो अपने आप से कहता है कि he could console the boy, कि वो बच्चे को सांत्वना दे सकता है. इवन he could give him money to buy some new balls. वो उसे पैसे भी दे सकता है कि वो नई बॉल खरीद ले. बट he would not do that. लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा. Because the poet knows that money is useful but it is not everything in life. Money may buy him a new ball but it may not bring him feelings, emotions attached to the lost ball. पोएट जानता है कि पैसा सब कुछ है. वो पैसा दे सकता है बच्चे को, लेकिन वो देता नहीं है. वो अपने आप को रोक लेता है और कहता है कि पैसे से नई बॉल तो आ जाएगी, लेकिन उस पैसे से वो नहीं खरीदा जा सकता जो इस बच्चे ने इस बॉल के साथ बिताए हैं. हिज ओल्ड मेमोरीज, उसके जो पुरानी यादें हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके जो इमोशंस जुड़े हुए हैं बॉल के साथ, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता. इमोशंस एंड फीलिंग्स can't be brought by the money. So he decides not to give him the money. और वो लिटिल बॉय खड़ा हुआ है वहाँ पे. पोएट ये भी सोचता है कि इसको एक मौका जो मिला है, इस मौके को, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा मौका है कि ये आज जीवन की जो रियलिटी है, जो रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ है, उसको एक्सेप्ट करे कि हमसे चीज़ें खोती ही हैं.
Now he further says that the right time has come for the boys, कि बच्चे के लिए सही समय आ गया है टू लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि वो अपनी जिम्मेदारियों को सीखे. Here the poet wants to say that the boy will learn the toughest lesson of life, कि आज ये छोटा बच्चा आज जीवन का टफेस्ट लेसन सीखेगा. द लेसन ऑफ accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things, कि एक दिन हमें अपने जीवन से अपने प्यारे इंसान को और अपनी प्यारी चीज़ों को खोना ही पड़ता है. एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ. तो पहले हम लोग ये वाला स्टैंजा पढ़ेंगे, क्योंकि पोएम में भी पहला यही स्टैंजा है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेयर ही मीन्स, here he means little boy. यहाँ पर he means little boy है. he senses first responsibility in a world of possessions. possessions means ownership और materialistic. यहाँ पोएट उसी टाइम की बात करता है. नाउ द राइट टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स. यहाँ पोएट कहता है कि अब वो समय आ गया है जब बच्चे को ये सीखना ही होगा कि चीज़ों को कैसे टेक केयर किया जाता है. In a world of possessions, in this materialistic world, the boy has to learn the responsibility of taking care of his things. इस भौतिकतावादी संसार में, इस ऐसे संसार में जहाँ लोग सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इस संसार में उसे अपनी जिम्मेदारियों को सीखना ही होगा. क्योंकि वो नहीं जानता, लिटिल बॉय वो नहीं जानता, ही डजंट नो दैट पीपल विल टेक बॉल्स. हेयर बॉल मीन्स हिज बिलोंगिंग्स. बॉल मीन्स हिज बिलोंगिंग्स. जो भी उसके सामान है, जो भी बिलोंगिंग्स हैं, उसके बारे में बात हो रही है. यहाँ पे सिर्फ बॉल की ही बात नहीं हो रही है. पोएट कहता है पीपल विल टेक बॉल्स. ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग उससे सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और उसके ये सामान, आज तो उसकी बॉल खोई है और उसके और भी सामान खोएंगे. लिटिल बॉय, उसी बच्चे से वो कह रहा है कि आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी. ये संसार बहुत ही बेकार है. यहाँ लोग एक दूसरे के सामान को, बिलोंगिंग्स को छीनना ही चाहते हैं. और उसको ये भी बताना चाह रहा है पोएट कि हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट. और ऐसा नहीं है कि पहली बार आपकी बॉल खोई है. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. ऐसा अक्सर होगा. हिज बिलोंगिंग्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और कोई भी तुम्हारे सामान को वापस नहीं लाएगा. मनी इज एक्सटर्नल.
money is external. Here external means feeling of loss. यहाँ एक्सटर्नल का मतलब है फीलिंग ऑफ लॉस. इस लाइन में पोएट कहता है कि नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फॉर हिम. इवन मनी कैन नॉट ब्रिंग दीज थिंग्स टू हिम. मनी कैन बाय अ न्यू बॉल बट इट कैन नॉट bring the emotions, feelings to the boy. Now this stanza, he is learning. Here also he refers to the boy. He is learning. वह सीख रहा है. क्या सीख रहा है? पोएट ने आपको बताया है, सबको बताया, रीडर को बताया. द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग दैट his belongings will be lost and it is the law of nature. He is learning well behind his desperate eyes. Desperate eyes means hopeless. Desperate eyes means hopeless, nirasha, udasi. He is learning well behind his desperate eyes. कि जिस तरीके से डेस्परेट होके वो लिटिल बॉय नदी के पास खड़ा है, पोएट कहता है कि मैं श्योर हूँ कि ही इज़ लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस. इट मीन्स टू लॉस समथिंग. इट मीन्स टू लॉस समथिंग. पोएट कहता है now the boy is learning the nature of the loss, the rule of the loss, and he will learn, और वो यह भी सीखेगा how to stand up. how to stand up कि कैसे सामना किया जाता है. stand up means to face the problem, and he will learn, definitely he will learn how to stand up. Knowing what every man must one day know. How to stand up means the boy is trying to learn the real truth of life. यहाँ पोएट कहना चाह रहा है कि आपको लाइफ में ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दिस मीन्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन. और आपको दोबारा से फिर से कई बार सामना करना होगा, क्योंकि आज बॉल खोई है और ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है. जब तक आपकी लाइफ है तब तक ये आपके साथ होता ही रहेगा. Knowing what every man must one day know, which states that this line means that everyone, knowing what everyone has to learn in his or her life. कि ये सिर्फ उस लिटिल बॉय को नहीं सीखना है, ये सब लोगों को सीखना है. और ये लाइफ का सबसे टफेस्ट लेसन है कि जो चीज़ हमसे दूर जा रही है, हमें फिर से अपने आप को मेक ओवर करना है और स्टैंड अप करना है. इन सारी मिजरीज़ के खिलाफ हमें खड़ा होना है. हमें टूटना नहीं है, हमें उदास नहीं होना है, हमें डेस्परेट आइज़ लेके खड़े नहीं रहना है. And most know many days how to stand up.
This is the truth which everyone has to learn in his or her life. The harsh truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear one day. और ये सबको अपने लाइफ में कभी ना कभी सामना करना ही है. यही लाइफ की हार्श रियलिटी है. इसे हमें एक्सेप्ट करना है, इससे दूर नहीं भागना है. जो बॉल आज लिटिल बॉय ने खोई है, उसे एक्सेप्ट करना है कि ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ. इट हैपन्स इन एवरीबडीज लाइफ. वी विल हैव टू bear the loss because in future we will lose our loved ones and our loved things. ये पोयम थी बच्चों आप लोगों की. अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं. मनी इज एक्सटर्नल. हेयर इज यूज्ड बाय द पोएट टू कन्वे. कन्वे मीन्स बताना, पहुंचाना, मैसेज. मनी इज एक्सटर्नल. मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल मीन्स ही यहाँ पर है लॉस. इट मीन्स मीनिंग ऑफ लॉस. ऑप्शन और भी पढ़ लेते हैं. प्लेइंग क्रिकेट वेल नहीं है ये. यूज़ ऑफ पेटीएम, करेंसी इन हैंड. ऑप्शन से ही पता लग रहा है कि ये नहीं है. द पोएट सेकंड देखते हैं. द पोएट यूजेज सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू द ग्रोथ ऑफ द बॉय. बच्चे की बड़े होने की बात कर रहा है. सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. बी ऑप्शन द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस, ये है आंसर. सी सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये भी नहीं है. डी सेंस ऑफ एडवेंचर. बी है द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोजेशंस. 3. द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू. एपिस्टेमोलॉजी मैंने आपको बताया था. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स नॉलेज, फिलॉसफी, थियरी, लॉजिक, एंड इट मीन्स टू लॉस समथिंग. यहाँ पर डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू, कौन सी मीनिंग इसके सिमिलर नहीं है? डी होगा, फंक्शन ऑफ स्टेम. बाकी मीनिंग तो ठीक है. 4th, ट्रांसफर एपिथेट इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज. ट्रांसफर एपिथेट होता क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए थे और उस फिगर ऑफ स्पीच में एक ट्रांसफर एपिथेट भी था. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द मेन क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग इज डिस्क्राइब्ड. जिसमें किसी की मेन क्वालिटी डिस्क्राइब की जाती है. और एपिथेट का हम मतलब समझ लेते हैं कि एपिथेट का मतलब एक तरीके से एडजेक्टिव ही होता है. एपिथेट्स आर यूजली एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन. जो नाउन को डिस्क्राइब्स करते हैं वो एपिथेट ही होते हैं. इसमें आंसर होगा डेस्परेट आइज. होपलेस आइज हैं, निराश है वो. डेस्परेट इज एपिथेट टू आइज. नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 5th. द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद. आपसे एक तरीके से होपलेस का ही सिनोनिम्स पूछा है. होपलेस का मतलब होता है निराश, उदास, ब्लीक. एक नॉवेल भी है चार्ल्स डिकेंस का, ब्लीक हाउस. यही मतलब है उसका, होपलेस या डेस्परेट. डेस्परेट का भी मतलब होता है होपलेस, निराश, उदास. एंग्विश्ड का भी यही मतलब होता है, मॉर्नफुल, सॉरोफुल. फॉरलॉर्न का मतलब होता है अकेला, उदास. तो होपलेस जिसका मतलब होता है हैविंग नो होप,
कोई आशा ही ना हो, तो यहाँ पे आंसर होगा कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है कूल, काम, और जो कूल और काम रहते हैं आशा उन्हीं को दिखती है। तो बच्चों ये आज आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 55। इसे आप लोग कंप्लीट करें। एक बार फिर से इसके आंसर आपको बता देता हूँ। मीनिंग ऑफ लेस, मीनिंग ऑफ लॉस, senses first responsibility, the boy taking care of his possessions, function of stem, desperate eyes, and the last one is compost.